सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का, हमारे सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है और साथ-साथ में हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कैप्टन महेश भकुनी साहब का। जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद। यस सर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर चाइना गए थे। वहाँ एससीओ के मीटिंग थी एससीओ की और उन्होंने उसी दौरान जो है चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात से लेकर काफ़ी सारी चर्चा हो गई है और इसके क्या मायने निकलते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे कैप्टन साहब के साथ। सर इतने दिन तक जो अदृश्य हो गए थे प्रेसिडेंट चाइना के, वो अचानक से सामने आए और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनसे मिले भी। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है सर? मेरा ये कहना है इस बारे में जो भी मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसी कंफर्म रिपोर्ट किसी भी मीडिया में नहीं आई, न चाइनीज मीडिया में या हमारे किसी मीडिया में, कि कोई भी क्रेडिबल न्यूज़, क्रेडिबल सोर्स नहीं था जिसमें वो बता सकें कि शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, कि वो ऑफिशियली डिसअपेयर हुए हैं या रीअपेयर हुए हैं। ऐसा आपने कहीं पर देखा नहीं होगा। हाँ, 1 महीने का गैप करीब लगभग रहा और इसमें हुँ, सारी कहना चाहिए कि उसमें अफवाहें थी, स्पेकुलेशंस थी। लोग लगाते हैं इतना बड़ा लीडर अगर सीन में नहीं है, तो लोग अपने अपने अंदाजे लगाते हैं और उनका जो भी पॉसिबल अब्सेंस था पब्लिक आई में, वो कई वीक तक रहा और उसने यस। इससे कई लोगों को इंटरेस्ट और कंसर्न इसमें रहा, इसलिए लोगों ने स्पेकुलेशन लगानी शुरू की। या लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये ऐसा ऐसा होता क्यों है? हुँ, शी जिनपिंग का डिसअपियर होना कई वजह से हो सकता है कुछ समय के लिए, जो स्पेकुलेटिव है खास तौर से, और उसमें अनुमान ही लगाया जा सकता है कि वो नॉर्मली इतना बड़ा लीडर जब सीन से गायब होता है तो उसकी वजह हो सकते हैं हेल्थ रीजंस, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है वो अनवेल हूं। आपने नोटिस किया होगा कि भारत में भी जब कोई बड़ा आदमी बीमार होता है तो बहुत सारी चीजें प्रकट नहीं की जाती, हुँ, क्योंकि इससे समाज पर और देश के प्रशासन पर और लोगों की थिंकिंग पर असर पड़ता है। तो हाई रैंकिंग ऑफिसर का अब्सेंस होना एक तो हेल्थ रीजन से हो सकता है। दूसरा, आपको पता है कि पाकिस्तान, सॉरी, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहां पर सारा कुछ कंट्रोल उनकी पार्टी करती है। इसलिए यस, इंटरनल पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग भी इसे कहा जा सकता है पॉलिटिकल संदर्भों में, कि शी जिनपिंग, कोई हो सकता है अंदर ही अंदर कोई पावर स्ट्रगल चल रहा हो। हुँ, वहां पर भी वो देख रहे होंगे कि क्या कितने शी जिनपिंग स्ट्रांग हैं या उनकी अभी तक क्या स्थिति बनी हुई है, कितने पावरफुल हैं, ये पर उसको पार्टियां सोचती हैं और हुँ, इसलिए उनकी पोजीशन कितनी कंसोलिडेट है या नहीं है, इस बारे में भी वहां का जो पार्टी है वो सोचती है। इसलिए जो टेंशन हैं आसपास, क्योंकि इस बार चाइना को बहुत सारे टेंशन बाहर से भी हैं, सुपर पावर से हैं और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए भी हैं, अपना वर्चस्व है। चाइना क्योंकि सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है इस दुनिया में, तो उनको वो स्थिति को भी देखना पड़ता है। साथ या साथ स्ट्रेटजिक और क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी रीजन से भी हो सकता है, किसी हुँ, तरह का कोई खतरा है उसको ध्यान में रखते हुए। तो चाइना की इस बीच जो टेंशन से बढ़ी है वेस्ट और नेबरिंग कंट्रीज से बढ़ी हैं। हुँ, शी जिनपिंग का जो अब्सेंस है उससे क्या होता है, स्ट्रेटजिक और उसमें कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री और जियो पॉलिटिकल प्रिपरेशन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हुँ, इसलिए उन्होंने ये देखना है कि उसको गुप्त रखा उन्होंने, उस बारे में हो सकता चर्चा हो, कुछ विचार विमर्श हो रहा हो। हुँ, और साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है हुँ, उसमें शी जिनपिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा उनको इस बीच होना कम हो गया और उनका डिसअपेरेंस से ऐसा लगा कि उनको अंदर ही अंदर कोई शेकअप चल रहा है। वो हो राइट, सकता है सोच रहे होंगे कि क्या इनका कंटिन्यूएंस कितना जरूरी है, और टॉप लेवल पर इनस्टेबिलिटी होना भी एक बात होती है जिसको वो कूटनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से और दुनिया को दिखाने के लिए भी वहाँ की टॉप लीडरशिप तय कर सकती है। और यस, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है। इसलिए उनके एक बात और भी है, हालांकि उनको पूरे जीवन के लिए उनको प्रेसिडेंट बनाया है,
लेकिन ये भी था कि उनका सक्सेशन प्लान का भी हो सकता है, अगर उनकी तबीयत बहुत खराब है, कोई शरीर का अंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे इस केस में भी वो सक्सेशन प्लान का भी सोचा जा सकता है। यस। अगर वो कहीं से इनकैपेसिटेट हुए हैं और कहीं से कोई तरह का प्रॉब्लम है, तो इससे एक सवाल उठते हैं कि फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि एक इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष का अनवेल होना और या किसी तरह से कमजोर होना उनके लिए नुकसानदायक है। या और साथ सर। साथ शी जिनपिंग की इसका उनका कमजोर होने से मार्केट पर भी फर्क पड़ता है, डिप्लोमेसी पर फर्क पड़ता है, और इसलिए उन लोगों ने इस नैरेटिव को पूरा गुप्त रखा। इस बारे में कोई भी चीज उन्होंने किसी भी मोर्चे पर, किसी भी फ्रंट पर बात नहीं की। जी। यस। यस सर, जैसे आपने बताया कि एज अ प्रेसिडेंट मार्केट में रिलेशंस में डिफरेंस तो आएगा ही, इसीलिए शायद वो एससीओ में मीटिंग के दौरान आए और जयशंकर जी से भी मिले। तो सर अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भारत ने चीन जाने से पहले, मतलब जयशंकर जब चीन गए उसके पहले चीन को घेरने की कोशिश की, इन अ वे, इन अ डिप्लोमेटिक वे। आई विल नॉट कॉल इट घेरना। हाँ। यू कैन ऑलवेज से कि एक स्ट्रेटेजिक मूव था हमारा, हम्म। क्योंकि घेर तो सकते नहीं उनको, चाइना को। तो इसलिए ये था यस। कि हाँ, इससे पहले हमने ये देखा कि बहुत सारी चीजें हमने की थी। आपको याद होगा अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर भी मिले थे उनसे, हम्म। राइट। और हम्म। हमने क्या किया था कि अपने स्ट्रेटेजिक मूव्स पहले से ही शुरू कर दिए थे, यू कैन से दैट, हम्म। राइट। और इसमें हमारी गलवान में जो हुआ था उस बारे में, क्योंकि ये 5 या 6 साल बाद, आई थिंक 2019 में गए थे वो, 19 या 20 में, हम्म। 19 तब से विदेश मंत्री की पहली विजिट थी हम्म। 6 साल में। तो स्वाभाविक है कि पूरे परिदृश्य को अगर हम देखें तो उसमें हमने ये भी देखा कि अभी अमेरिका थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। और मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अमेरिका का जो स्टांस है इस बीच, क्योंकि ट्रंप बहुत पावरफुल व्यक्ति के रूप में उभर के नहीं आ पा रहे हैं, उनके, आप जानते हैं कि उनकी स्थिति काफी कमजोर बनी हुई है एज ए लीडर। यस। तो ऐसे केस में जो डिसअपेरेंस हुआ उनका, बीच में वो गायब थे, वापस आने से क्या हुआ कि उनको देखा चाइना फिर एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर के आ रहा है। और अमेरिका ने कोशिश की थी कि वो टैरिफ लगा के उनको कंट्रोल कर लें, ताकि चाइना टेबल पर डिस्कशन करने के लिए आए। लेकिन चाइना अपना स्टैंड बनाए रखा, क्योंकि चाइना के पास बहुत कुछ है। चाइना के पास मिनरल्स हैं, चाइना एक सुपर पावर है, हथियारों के मामले में भी है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। साथ साथ उनका जो ये सप्लाई चेन है दैट इज वेरी स्ट्रांग। तो उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका उनको कर्टेल नहीं कर पा रहा है, कितने यस। ही सैंक्शन से लगाने के बावजूद। तो यस। ऐसे समय में फिर शी जिनपिंग की पावर बढ़ती है। तो यस सर। नाउ ये सारी चीजें भारत देख रहा है, नोट कर रहा है। और मैं आपको यहां पर आउट ऑफ वे बताना चाहूंगा कि हालांकि हमारा आम आदमी कुछ भी बोलता रहे, और या ये कहना चाहिए, आम आदमी तो नहीं कहना चाहिए, जो पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं करंट सत्ता के, वो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन कितना कुछ जाता है किसी देश की विदेश नीति को तय करने में और किसी देश को दूसरे देश के सामने उभर के आने में, ये हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पूरी तरह से जानते हैं। मैं सुन रहा था कि अभी तक हमारा इतना सुलझा हुआ विदेश मंत्री नहीं हुआ। यस। आप साथ मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी अभी तक भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर नहीं उभरे। और मोदी जी को ये सारा पता है, प्राइम मिनिस्टर को सारा पता है, उनकी टीम को पता है, तो इसलिए उन्होंने वर्क करना 2024 अक्टूबर से शुरू कर दिया था। और इससे पहले आपको याद होगा, ये अगर आपने कहा कि उसे घेरने का नहीं किया, बट हमने एक अपना स्टांस दिखाया कि लुक, यू कांट, हमें आप दबा नहीं सकते, हमारी जो साइलेंस है उसको आप कमजोरी नहीं समझ सकते। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब गलवान में हुआ तो आपको याद होगा कि गलवान में हमने बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी, जिसमें कि चाइना के 40 सैनिक मारे गए थे और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। और यहां से शुरुआत मैं मानूंगा 2020 से। और उसके बाद 2024 में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, उन्होंने बात की थी, टेररिज्म पर बात की, उन्होंने बॉर्डर पर बात की, पानी के बारे में बात की। तो यहां से उन्होंने चाइना को एक सॉफ्ट करने की कोशिश की। कैलाश यात्रा पर बात की, पीपल टू पीपल टॉक, ताकि लोग हमारे वहां जाएं
और साथ साथ हमारे विदेश मंत्री भी गए थे और सिंगापुर में भी गए थे। तो हमने पहले पहले उनको ये दिखाने की कोशिश की और साथ साथ उनको सॉफ्ट किया, हमने किसी रूप में अग्रेशन नहीं दिखाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारी, आप कह सकते हो कि घिरने का, कि हमने क्या किया कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो एक निर्णायक साबित हुआ इस बारे में, वो आप सब जानते हैं। उसमें क्या हुआ, हमने चाइनीज जो वेपन्स थे वो हमने डिस्ट्रॉय किए, क्योंकि जो युद्ध था हमारा इस बार ऑपरेशन सिंदूर, वो हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, लड़ रहे थे टर्की से, हम लड़ रहे थे चाइना से, और साथ साथ मैं तो ये कहूंगा इनडायरेक्टली हम कई देशों से लड़ रहे थे जो कि देखे हुए थे, घात लगाए हुए थे चुपचाप कि अब इंडिया की क्या दुर्दशा होगी। और साथ साथ पाकिस्तान को ये गुमान हो गया था, पाकिस्तान को ये गुमान हो गया था कि हमारी एयरफोर्स दुनिया की बहुत बड़ी पावरफुल एयरफोर्स है, हम न्यूक्लियर पावर हैं और इंडिया हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। तो क्योंकि वो डिपेंड करता था चाइनीज वेपन्स पर, चाइनीज एयरक्राफ्ट्स पर और अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स पर। और हमने देखा, आपने देखा होगा उनका, हमारे MiG-21 ने उनका F-16 जो अमेरिका का है उसको तहस नहस किया, और पाकिस्तान की जितने भी उन्होंने इंपोर्ट किए थे विदेशों से वो हमने खत्म किए। तो ये जो स्ट्रेटजिक वो रहा, हम ये नहीं कहेंगे हमने उन्हें घेरा, लेकिन हमने एक स्टांस दिया है उनको, हमने एक पावर दिखाई उनको और उसको सॉफ्टन किया। तो दैट इज आवर स्ट्रेटजी नाउ। इसलिए मैं कहूंगा कि हमने उसको एक बैकग्राउंड बनाया, और साथ साथ मैडम मैं ये कहूंगा जो मुझे याद आ रहा है, हमने छोटे छोटे देश है ना उसके आसपास, वियतनाम और जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे संपर्क अच्छे हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि क्वाड जो क्वाड है 4 देशों का समूह है, जिन्होंने ये, उसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, और इसमें ज्यादातर देश हमारे रीजन में है। तो हमारे जियोपॉलिटिकल स्टैंड जो है बहुत स्ट्रांग है। तो भारत ने क्या किया कि, और ये सबसे पहले हमें जाने कि ये क्वाड क्यों बना है। क्वाड बना है ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक एरिया में न रहे। आपको याद होगा मालाबार एक ड्रिल हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सामूहिक एक्सरसाइजेज हुई थी। ये सारा है कि हम ताकि चाइना को उस एरिया में दबदबा न बनाने दें, उसका प्रभाव न होने दें। इसको भी चाइना जानता है। तो क्वाड में उसमें तो चाइना को हमने ये दिखाना था कि लुक, हम किसी ब्लॉक में नहीं है, हम नॉन अलाइंड हैं। तो ये सारा कुछ दिखाया, और साथ साथ जब ये संपर्क हमारा बढ़ा ना, नेटवर्किंग, लोग नहीं बोल रहे हैं कि मोदी जी छोटे देश जा रहे हैं, बड़े देश जा रहे हैं, लेकिन दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। चाइना के आसपास, आपका वैसे एक वर्ड सही भी है, घेरना, क्योंकि चाइना के आसपास जितने भी देश हैं वो भारत को मानते हैं। छोटे छोटे देश हैं जरूर, लेकिन उन सब में हमारा वर्चस्व है। इसमें क्या है कि चाइना को लगता है यार, आप ये जब हमारा नेबरहुड में सारे हमें चाह रहे हैं तो आपका पड़ोसी कुछ नहीं कर सकता। उसको पता है सारे लोग चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं से इसको हेल्प मिलेगी, किसी न किसी रूप में हेल्प मिलेगी। तो दैट वे यस, वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एज फार एज चाइना को उसकी पोजीशन दिखाने में और हमें अपनी पोजीशन दिखाने में। सर, हम अग्रेशन नहीं में हैं। जी सॉरी सर, और एक बात सर, अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स समिट में गए थे, और उसी दौरान जो है वो अर्जेंटीना और बाकी छोटे जो देश है वहां पर भी उनकी विजिट थी। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अर्जेंटीना में उनकी विजिट जो है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि अर्जेंटीना और 1-2 कंट्री जो है वहां पर लिथियम बहुत मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे लिए बहुत एक रिसोर्स है, और हमको उसको लेना है। अभी तक हम चाइना के ऊपर ही डिपेंड थे उसके लिए, तो उसको भी हम देख सकते हैं सर। एक तरह से चाइना को हम लोग बता रहे हैं कि नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड दीज रिलेशंस एंड वी कैन हैव लिथियम फ्रॉम दीज कंट्रीज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका, कि क्या है कि चाइना के पास भी मिनरल्स बहुत हैं। और हमारे अभी देखिए कि अर्जेंटीना में जो विजिट है, मेरे ख्याल से भारत के इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं जो अर्जेंटीना गए। 58 इयर्स के बाद गए थे। हाँ, 57 इयर्स ऑलमोस्ट, यस, 57-58 इयर्स के बाद। तो वहां जब गए वो, मैं तो ये कहूंगा कि आई सल्यूट द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। उनका है उद्देश्य कि वहां जो लिथियम यूज होता है बेसिकली बैटरीज में यूज होता है, राइट? और हमारा पर्पस क्या है देखिए
कि हम 2070 तक इंडिया को पॉल्यूशन फ्री बनाना चाहते हैं एज फार एज वेहिकुलर पॉल्यूशन इज कंसर्न। यस। तो लिथियम जो है इट्स अ वेरी क्रिटिकल मिनरल, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 21% लिथियम जो है वो अर्जेंटीना पैदा करता है। या और अर्जेंटीना की ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है लिथियम में, तो वो हमें उनसे संपर्क रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम 30%, जो मोदी जी का सपना है प्राइम मिनिस्टर का, वो 30% व्हीकल्स हमारे 2030 तक बैटरी ऑपरेटेड होंगे। या और सी हिज विजन कि 2070 तक, 70 तक, 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन तक पहुंच जाएंगे। When I राइट। was reading it, मुझे I was really amazed कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन वहां तक है। यस। तो लिथियम ऐसा होने से चाइना को भी एक मैसेज गया कि लोग, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस। या और दूसरी बात ये देखें हम कि चाइना की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, चाइना लोगों को सिर्फ धमकाता है, किसी को कोऑपरेट नहीं करता है। वेरेज हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, छोटे बड़े को। उससे क्या है कि हमारे पास जनाधार कहो या मैं कहूंगा कि देशाधार, देशों का जो आधार हमें मिल रहा है वो बहुत बड़ी चीज है। यस। राइट। तो दिस इज यस इट। सर, दूसरी बात ये सर, देखिए सर, चाइना हमारे लिए नो डाउट एक इम्पोर्टेंट कंट्री है सभी मामलों में। लेकिन जिस तरह से सर अभी स्ट्रैटेजी डेवलप हो रही है, उसमें हमने देखा कि मोदी जी अर्जेंटीना गए, या लिथियम जो बात अभी आपने की, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे जो पड़ोसी देश है वहां पर चाइना घुस रहा है और काफी सारा इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है। अब सबसे बड़ी बात सर म्यांमार की करते हैं। अभी रिसेंटली म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, वो किसने किया है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उसके ऊपर स्ट्राइक जरूर हुआ है। तो सर ये भी एक मैसेज था चाइना को। इनफैक्ट हम तो हर जगह मैसेज दे रहे हैं चाइना को, किसी न किसी रूप में। आप क्योंकि हमारी मिलिट्री पोस्चरिंग भी बहुत जरूरी है कि वी आर मिलिटरीली वेरी पावरफुल। ऑपरेशन सिंदूर इज द बिगेस्ट एग्जांपल। और ये कहना चाहिए कि 2015 में एक्चुअली हमने किया था जो सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में, या राइट। उसमें क्या हुआ था कि आपने सुना होगा मणिपुर में इंसर्जेंट्स हैं, तो वहां पर करीब 7-8 किलोमीटर अंदर ये लोग कैंप किए हुए थे इंसर्जेंट्स, जिसमें इनके 50 करीब लोग हमने मारे, और हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। इट वॉज अ हेलीकॉप्टर ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से विजिलेंस बढ़ाई गई, उसको मॉनिटर किया गया, और ये जब अटैक हुआ अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये एक किस्म से मैम ये इट वाज द प्रेसिडेंट फॉर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। यस। इसने क्या हुआ कि जब ये स्ट्राइक किया तो चाइना अपने आप में हक्का बक्का हो गया कि इंडिया ये भी कर सकता है, या राइट। और अंदर जाके उसके करीब 40 से 50 इंसर्जेंट मारे। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि म्यांमार ने भी एक्सेप्ट नहीं किया ये। इनफैक्ट ये स्ट्रेटजी थी, और हमने तो ये बोला दुनिया को बताने के लिए कि म्यांमार की हमें परमिशन थी अंदर जाने की, राइट। यस। लेकिन म्यांमार ने दुनिया में किसी को नहीं बताया कि हमारे अंदर घुसे भी थे। वो अपनी जनता के सामने भी दिखाना चाह रहे थे कि लोग कोई हुआ नहीं अंदर, ऐसा कुछ। तो कहना चाहिए इसे एक ये भी हमारी एक नीति थी, स्ट्रेटजी थी, कूटनीति थी। तो ये इट वाज अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद क्या हुआ कि 2016 में हमने फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इससे पूरे विश्व को हमने बताया कि लुक, विल नॉट टेक एनीथिंग फॉर लाइंग डाउन। हमारी साइलेंस को, हमारी सॉफ्ट चीज को आप ग्रांटेड न लें। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा मैसेज था। यस। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारी मिलिट्री पोस्चरिंग थी। और देखिए हम शांत हैं, हम किसी का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम हमें आंखें दिखाओगे, अगर हमारे देश पर कोई कुछ, हमारे जवानों पर कोई हमला करेगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। यस। यस, यही यही है सर कि जब ये अभी जो रिसेंटली म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, वो एक्चुअली वही टेररिस्ट ठिकाने थे जिसको शायद चाइना सपोर्ट करता है। मतलब चाइना पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, इधर से म्यांमार में भी अपना जो है खेल करता है, ताकि जी। भारत हमेशा या बॉर्डर पर जो है वो ट्रबल में रहे। यही इंटेंशन चाइना का हमेशा रहा है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए भारत ने जो स्ट्रेटजीज बनाई है, वो सक्सेसफुल हो रही है या नहीं, ये आप मुझे बताइए सर। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन टू यू। हाँ, मैं ये कहूंगा, मैंने साथ साथ में कहूंगा कि जो
हमने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की, इसको हम बैकग्राउंड में रखें। 2016 में हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया। और आपको याद दिला दूं कि गलवान वैली में भी हमारा एक क्लैश हुआ। कई लोगों ने इसको भी सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया, जो चाइना के साथ हुआ। वो करीब 2020 में करीब हुआ, जून में, जहां 20 हमारे सैनिक शहीद हुए थे और चाइनीज के 40 हुए थे। दो चाइना ने इसको यस, कंफर्म कहीं पर भी नहीं किया, चाइना ने कहीं पर भी इस बारे में बोला नहीं क्योंकि किस रूप में ले, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी डर के सहम गया। और उसके बाद से गलवान वैली में उसने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है हमारा, जो ईस्टर्न लद्दाख के पास है, वहां पर उसने गतिविधियां कंट्रोल हो गई, डिस्कैलेशन हुआ, और वो वहां पर जो उनके सैनिकों की प्रेजेंस थी वो कम होनी शुरू हुई। तो हमारी जो स्ट्रेटजीज है मैम, कि हर तरह से देखा जाए कि जो करंट स्ट्रेटजी है हमारी, वो बहुत परफेक्ट है, जिसमें हम ये कहना चाहिए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कहना चाहिए दुनिया का एक पहला ऑपरेशन है जो सिर्फ 3 दिन में ही सब कुछ हो गया। कई लोग तो कहते हैं 3 दिन भी नहीं, 22 मिनट में ही सब कुछ समझा दिया था दुनिया को। दूसरा, यस, हम किसी भी गुट से कनेक्टेड नहीं है, क्वाड में हम जरूर हैं। इस बात में ये भी कहूंगा कि जैसे हमारा प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में उन लोगों से मुलाकात हुई, एससीओ में विदेश मंत्री की, तो अमेरिका थोड़ा परेशान रहा। उसकी वजह यस, है कि अमेरिका को लगता है कि ये भारत कहीं क्वाड से हट के चाइना को सपोर्ट न करने लग जाए, राइट? यस, क्योंकि ये उसकी चिंता है, यस, स्वाभाविक है, राइट? और इस बीच क्या हुआ कि ब्रिक्स का भी, जैसे मैंने आपको पिछली बार हमारा डिस्कशन हुआ था, कि वहां पर भी एक नए, एक क्या कहना चाहिए, जैसे डॉलर है वैसे ही वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अमेरिका को से भी घबराहट है, यस, लेकिन साथ साथ हम जानते हैं हम किसी पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट नहीं है। शस्त्र हमारे पास है, दवा हमारे पास है। क्योंकि मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस, कि 3 चीजों से कहीं पर भी सत्ता या किसी भी देश में व्यवस्था कायम होती है: ड्रग्स, मेडिसिन, फार्मा, और तीसरा है वेपन्स। वेपन्स से हमारा पूरा कंट्रोल है। रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, जिससे हमें टेक्नोलॉजी भी मिलती है और एडवांस वेपन्स भी मिलते हैं, राइट? फार्मास्यूटिकल में वी आर क्वाइट अहेड, हमारे देश में खुद वैक्सीन तैयार होती है, हम इस पर किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। यस, तीसरा, ड्रग्स का जो है वो अफगानिस्तान से आता था। अफगानिस्तान को भी वहां जब से तालिबान का आना हुआ, उन्होंने अफीम की खेती बंद कर दी, और उधर मणिपुर वगैरह से आता था, वो भी हमने कर्टेल कर दिया है। यस, तो जो अंदर से जो डीप स्टेट बोलते हैं मैम, जो कि मोदी जी को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे देश की बढ़ोतरी, हमारे देश की उन्नति जिनके आंखों में खटक रही है, उन सबको मोदी जी ने चुप करा दिया है। ही इज एन यस, एक्सलेंट स्टेट्समैन। तो इससे जो डीप स्टेट को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो यस, डीप स्टेट क्या है कि यही राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, पुराने होते हैं, नए होते हैं, वहां के जासूसी एजेंसीज होते हैं, वहां के मिलिट्री लीडर्स होते हैं, जो कहीं पर भी इस तरह की डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यस, भारत की जो स्ट्रेटजी है एज ऑफ डेट, विदेश नीति है, वो बहुत परफेक्ट है मेरी नजर में। और वी आर डूइंग वेरी वेल। इसलिए भारत एक मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में उभर के आ रहा है। इसलिए किसी ने कहा था कि सोया तीर जाग रहा है। जी। यस। सो दैट्स व्हाट द थिंग सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि व्हाट कैसे स्ट्रैटेजी चल रही है हमारी और कैसी होनी भी चाहिए। लेकिन सर एक बात हम कह सकते हैं कि भारत चाइना को भी संभाल रहा है और दूसरे हाथ पर यूएस को भी अच्छे से जवाब दे रहा है। तो क्योंकि ये दोनों कंट्री जो है भारत को एक तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, या भारत को, जो भारत की जो ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी जो रही है अब तक की, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो चाइना में गए, वहां पर उन्होंने चाइना को भी मैसेज दिया, साथ साथ यूएस को भी मैसेज दिया। तो यही हमारा सक्सेस है, ऐसा हम कह सकते हैं सर। सर वंस अगेन हम कहना चाहेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा तैयार हो जाते हो जब भी मैं आपको बोलती हूँ सर इस टॉपिक पे बात करने हैं। तो थैंक यू वेरी मच।
एंड दर्शकों को फिर से हम कहेंगे कि हमारे वीडियोस, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमें और एनकरेज करेगा। जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।